किसी भी जिले की पुलिस की सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है, पद होता है, वो होता है एसएसपी का। एसएसपी का पद के सामने चाहे कोई भी वो कस्टमर हो या होम गार्ड हो या दरोगा हो या इंस्पेक्टर हो या सीआई हो, या आसानी से हिम्मत नहीं पड़ती है जब सामने जाते हैं। तो सामने जाने के बाद कई बार ये देखते हैं कि अधिकारी का मूड कैसा है, लेकिन एक दरोगा अपने कई साथियों के साथ एसएसपी के दफ्तर में जाता है और जाने के बाद कहता है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जैसे ही एसएसपी ये बात सुनता है, उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने का थोड़ा मौका तलाश होता है और वो इधर उधर फ़ोन घुमाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अधिकारी यानी कि दरोगा और बाकी जो अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि आपको तो जेल चलना ही पड़ेगा हर हाल में। जब एसएसपी ने आनाकानी की, तब दरोगा ने उसे पकड़ा और पकड़कर घसीटते हुए सीधा थाने से लेकर जाता है और कुछ देर वहां रखा जाता है। फिर मेडिकल चेकअप कराया जाता है और मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। ये बात यहीं पर भी नहीं, बल्कि तहकीकात किया सरकार की तरफ से एक ऑर्डर पास किया जाता है कि इस व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि नौकरी पर ही नहीं रख सकते हैं। ये नहीं, उसे बर्दाश्त करने के साथ साथ एक नोट ये भी लिखा जाता है कि यदि भविष्य में ये व्यक्ति, एक अधिकारी कहीं अप्लाई करता है, आवेदन करता है, तो इसे अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि वो किसी नौकरी पर रहने के लायक ही नहीं है। जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलते हैं, तो लोगों को बड़े आश्चर्य हो रहा था ये जानकर कि जिले का जो सबसे बड़े अधिकारी होता है, उसे दरोगा या सिपाही उसे घसीटते हुए आखिरकार थाने या जेल क्यों लेकर चले गए। आज की कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे और ये बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस एसएसपी से गलती हुई क्या थी। आखिरकार उसने ऐसा क्या कांड कर दिया था। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और हमें इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके समक्ष लाते रहते हैं। तो आज की जो कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है असम प्रदेश की। दरअसल असम प्रदेश के जैसे ही वो देख रहे थे, देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले उसी के जिले एसएसपी को किया फ़ोन और एसएसपी से बातचीत करने की कोशिश की। एक दो सवाल पूछे तो एसएसपी सही से जवाब नहीं दे पाए। अब इसी बात को देखते हुए मुख्यमंत्री थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए जाते हैं, और ये कैसा एसएसपी है, ये ठीक से बात भी नहीं कर रहा है और ठीक से सवालों के जवाब भी नहीं दे रहा है। तभी उन्होंने अपनी टीम से कहा कि 12 अगस्त 2022 का वो दिन था, मुझे जाना है जिला सोनीतपुर का एक गांव लगता है बीजा पत्थर, वहां जाना है। जैसे ही ये बात अपने अमले को बताई जाती है, अमले को यानी कि किसी भी जगह पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो पहले से ही तैयारियां हो जाती है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लग जाती है, सुरक्षा व्यवस्था का मामला होता है। और जो बीजा पत्थर का जो गांव होता है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ पुलिस फोर्स जब तैनात हो जाती है, तब पूछताछ चल रही थी आखिरकार मुख्यमंत्री यहाँ क्या करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जब आते हैं, जाने के बाद एक मजदूर परिवार होता है, और मजदूर जो कि सुबह शाम मजदूरी किया करते थे, बेचारे इसी तरह से मजदूरी करके ही अपनी ज़िंदगी की गुजार बसार कर रहे थे। मुख्यमंत्री जब जाते हैं और हाथ जोड़कर उस
मज़दूर पुरुष के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है, बुरा हुआ है, बस मैं यही जानने के लिए आया हूँ। जैसे मुख्यमंत्री ने ये बात कहते हैं तो मुख्यमंत्री की बात सुनने के बाद वो महिला और वो पुरुष जो मज़दूर होते हैं वो रोने लगते हैं और रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार मामला क्या है। जो मज़दूर महिला होती है सबसे कहती है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो एक त्यौहार गया था, वहाँ पर एक बिहू त्यौहार होता है। उस त्यौहार पर इसकी एक बेटी है जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होती है और वो बेटी कहती है कि मैं अभी कहीं नौकरी करने नहीं जाऊंगी, मुझे नौकरी नहीं करनी है। दरअसल वो लड़की एक घर में एक फ़ौजी के यहाँ नौकरानी के रूप में काम किया करती थी और वो त्यौहार पर अपने माँ बाप के पास आई थी। माँ से कहती है कि माँ, अब मेरा मन भर गया है, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं मेरा मेरा किसी स्कूल में एडमिशन करा देना, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। नौकरानी बनकर नहीं बल्कि कुछ बनकर करना चाहती हूँ। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी तो माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे जाने का मन नहीं करता है तो ना जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आराम से रह सकती हो। उसने मना किया। तभी फौजी के घर में एंट्री होती है, फौजी आता है और आने के बाद उस 13 साल की उस लड़की को जो नौकरानी होती है जिसका नाम मंजू होता है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है और साथ लेकर चले जाते हैं। अब साथ लेकर चले जाते हैं और अभी 1 सप्ताह ही गुजरा था। 1 सप्ताह गुजरने के बाद पता चलता है कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि वो मर चुकी है, यानी कि उसने अपनी जीवन की लीला को खुद समाप्त कर लिया है। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। माँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर पूरी कहानी बयां करती है, लेकिन माँ की कोई सुनने वाला था ही नहीं। और उसका जो पति होता है वो भी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जाकर बताती है कि मेरी बेटी जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो फौजी ज़बरदस्ती लेकर चला गया। और जब ये बात सुनी जाती है, ये बात होती है, यानी कि 11 जून 2022 को उसके मरने की खबर आती है और पुलिस के पास चक्कर लगाते लगाते दोनों माँ और बाप परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सुन नहीं रहा था, तभी एक स्थानीय छोटा सा पत्रकार, छोटे से अखबार में काम करने वाला वो लड़का जाता है और उस मज़दूर महिला से बातचीत करता है और इस मज़दूर पुलिस से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद उसकी जो सारी कहानी को वो जानता है और समझने का कोशिश करता है कि आखिरकार हुआ क्या है। और वो फिर उससे उनकी कहानी पूछता है। पूरी कहानी सुनकर वो पत्रकार ने कहा कि तुम परेशान क्यों होते हो, मैं कुछ करके देखता हूँ। बस पत्रकार ने ऐसे ही कुछ करके देखने वाली बात की और असम प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत की शर्मा के पास एक व्हाट्सएप जिला लगता है, वहाँ से एसएसपी राम रोहन राय उसको फ़ोन करते हैं, उसको बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद पूछते हैं कि भाई ये एक मामला है और ये एक शिकायत मेरे पास आई है, आखिरकार ये कहानी कुछ क्या है, कुछ ज़रा बताओ। जैसे ही वो शिकायत की बात आती है, शिकायत की बात सुनते ही जो एसएसपी होते हैं फ़ोन काटता है और तुरंत ही आदेश कर देते हैं कि जो फौजी है जिसका नाम कृष्ण कमाल है, जो कि एसएसपी में काम करता है, एसएसपी का एक सीमा सशस्त्र बल होता है, उसके लिए काम करता है। तो जब उसकी बात पहुंचती है तो तुरंत ही उस फौजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। और एसएसपी यही बात मुख्यमंत्री से बोल देता है कि सब परेशान मत होइए, अभी जल्दी से कार्रवाई करता हूं, यानी कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो। मुख्यमंत्री का यही सवाल था, तुमने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की,
अब मुख्यमंत्री को बड़ा अजीब लगता है, गुस्सा आता है। मुख्यमंत्री अब इस परिवार के पास जाते हैं और जाने के बाद पूरी कहानी पूछते हैं उनसे, कुछ अपनी गलती से माफ़ी मांगते हैं और तुम्हें बहुत परेशानी हुई, तुम्हें बेटी के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन आपको कुछ देना चाहती हूँ, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस परिवार को एक घर दे दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ आर्थिक मदद भी करना चाहता हूँ और कुछ पैसे की, कुछ लाख की मदद से इस परिवार की आर्थिक रूप से मदद भी कर दी जाती है। अब मुख्यमंत्री जैसे ही अपनी हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी जगह पर अपनी पहुंच रहे थे, लेकिन अभी वो अपने गंतव्य, अपनी जगह पर पहुंचे भी नहीं थे, उनका हेलीकॉप्टर अभी उतरा भी नहीं था कि इसी बीच में जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी राज मोहन राय, एसएसपी रूमन फूमन और थाना प्रभावी होता है उत्पल बोरा, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और सस्पेंड करने के बाद अब एसआईटी का गठन किया जाता है, जो कि अधिकारी सस्पेंड हुए थे, इनके मामले की जांच पड़ताल की जाती है कि आखिरकार इस पूरे के केस में क्या मामला है, इनकी क्या गलती है। अब जब एसआईटी की गठित कर दी जाती है और एसआईटी गठित करने के बाद साथ ही सीआईडी को मामले की जांच दे दी जाती है। अब सीआईडी ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि वो लड़की फंदे पर लटकी हुई थी और फंदे पर लटकने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया और एक मजिस्ट्रेट भी तैनात किया गया था। मजिस्ट्रेट का नाम होता है आशीर्वाद हाजरी और 3 डॉक्टर का पैनल जो होता है वो पैनल इसका पोस्टमार्टम करता है, जिसमें डॉक्टर अरुण चंद्र डेका होते हैं, साथ ही अजंता बोर ढलाई होते हैं और अनुपम शर्मा। 3 डॉक्टर ने मिलकर उसका पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही साबित कर दिया गया कि आखिरकार इस लड़की ने पंखे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लेकिन परिवार के लोगों को लग रहा था कि उसकी बहू जो एक त्यौहार होता है, बहू बिन बिहू त्यौहार, उस पड़े बेटी आई थी, जाना चाहती थी नहीं, बेटी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। एक तरफ सीआईडी जांच कर रही थी, दूसरी तरफ एसआईटी जांच कर रही थी। अब सीआईडी ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की कि 1000 पन्नों की इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि उस लड़की के साथ वाकई बहुत भयानक होता है। उस लड़की का लाश दफनाई गई थी। उस लड़की को जब बाहर निकाला जाता है, निकालने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की के जो मीडिया रिपोर्ट कहती थी कि उस लड़की के साथ तो बार बार बलात्कार हो रहा था। और लड़की ने जब ये बात कहा कि मैं अपने माँ बाप से बताऊंगी, तब उसे फौजी को गुस्सा आ जाता है और उसने गला दबाया और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर दी। अब बात ये कोर्ट तक पहुंच ना जाए, ये बात पुलिस तक पहुंच ना जाए, इसीलिए उस व्यक्ति ने, यानी कि उस जो फौजी ने अपनी पुलिस से बातचीत की, यानी कि थानेदार से बात की और कुछ लाख पैसे दे दिए और एसएसपी के पास पहुंच जाते हैं और इस पूरे प्रकरण को, जो हत्या का रूप था, उसका दूसरा रूप, दूसरा एंगल था, दिया जाता है। और उस लड़की का जब बलात्कार लगातार हो रहा था, उसके बाद उसकी हत्या हुई, ये बात उस पत्रकार के माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाती है और सीआईडी ने इस मामले की जांच करती है। जांच करने के बाद इन तीनों को पहले से निलंबित कर दिया गया, लेकिन निलंबित करने के तुरंत ही जैसे सीआईडी की रिपोर्ट आती है, अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चाहे राज मोहन राय एसएसपी साहब हो या फिर रूपन फूमन एसएसपी हो या थानेदार हो उत्पल बोरा, इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। साथ ही जो मजिस्ट्रेट होता है आशीर्वाद हाजरी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो डॉक्टर का पैनल था, 3 डॉक्टर,
उसको डोर अनूल, डॉक्टर अजंता और डॉक्टर अनुपम, इन तीनों को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और जब जेल इन्हें भेजा जाता है तो उसके बाद फिर मामले की जांच की गई, तो वही लगातार चलती रही। 1 अप्रैल 2024 को असम सरकार ने उस एसएसपी को न केवल बर्खास्त कर दिया गया, वो नौकरी के रहने के लायक नहीं है और इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नौकरी, इस अधिकारी को नौकरी पर ना रखा जाए। 6 अप्रैल 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश यानी कि असम प्रदेश के डीजीपी होते हैं सीपी सिंह, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि ये अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं और ये कभी भविष्य में किसी नौकरी पर आवेदन करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने जिस बात की कसम खाई थी, किसी गरीब, किसी असहाय, किसी पीड़ित को न्याय दिलाएंगे, उसी के बदले में ये पैसे खा रहे हैं। और जबकि उस लड़की के साथ इतना बुरा होता है, जब ये घटना लोगों के सामने पहुंचती है, मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, तो ये घटना नाज़ीर बन जाती है कि कानून तोड़ने वालों का बुरा अंजाम होता है, चाहे वो एसएसपी हो या फिर एसएसपी हो या दरोगा हो या डॉक्टर हो या मजिस्ट्रेट हो। इस घटना ने वाकई उत्तर प्रदेश के लोगों में मुख्यमंत्री के प्रति जो विश्वास जगाया, वो अपने आप में वाकई काबिले तारीफ है और वाकई तारीफ करनी भी चाहिए। उस बेटी ने, उस लड़की ने जो जितना सहा था, उसको वाकई अब इंसाफ मिल गया। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो फैजी है उसको खिलाफ चार्जशीट लगाई दी गई थी, उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शने का नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटे व्यक्ति हो, चाहे उसको इंसाफ मिले, भले ही उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसे इंसाफ उसको हर हाल में ज़रूर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए।